क्लास 11 का चैप्टर प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम आज कर रहे हैं, जिसमें हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। आज जो हम करेंगे उसमें है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इससे पहले हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़े, हम थोड़ा सा मालूम कर लेंगे कि बेस क्या होता है, व्हाट इज बेस। तो बेस का मतलब किसी काम को करने का कोई क्राइटेरिया या आधार या पैटर्न, कि किस पैटर्न से, किस आधार से, किस बेसिस पर आप काम कर रहे हैं। तो हर काम को करने का एक सेट बेस होता ही होता है। तो उसी तरह से अकाउंट का भी बेसिस है। अकाउंट में भी कुछ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, जो अकाउंटिंग बनानी है, उसके भी अपने सेट बेसिस होते हैं। तो क्या होता है देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं, हम लिख के रखा हमने पहले से। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स मेथड्स और क्राइटेरिया यूज टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए पीरियड। यानी कि किसी गिवन पीरियड के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड या जो क्राइटेरिया हम यूज करते हैं उसी को हम बेस बोलते हैं। तो बेसिस मीन्स क्या है, मेथड्स और क्राइटेरिया यूज टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए पीरियड। जिस मेथड से, जिस क्राइटेरिया से आप प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं किसी पीरियड का, उसी को हम बेसिस मानते हैं अकाउंट में। तो दो बेसिस होते हैं अकाउंट में, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस बात को एडवोकेट करता है कि आप ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करें जब आपको कैश सेटलमेंट हो गया हो। यानी कि जब अगर आपको कैश रिसीव होनी तो रिसीव हो गई हो, और आपका अगर कोई एक्सपेंडिचर है तो आप तभी रिकॉर्ड करें जब आपने उसका पेमेंट कर दिया हो। यानी कि रेवेन्यू को आप तब लिखें, आप अपनी इनकम को तब मान लें जब आपको उसके लिए कैश मिल गई हो। आपने काम कर दिया है लेकिन आपको कैश नहीं मिली, आप उसे रिकॉर्ड मत करिए, क्योंकि कैश बेसिस में तो कैश सेटलमेंट होने पर ही रिकॉर्ड होता है। तो अगर आपने काम कर दिया लेकिन इनकम नहीं मिली, आपको पैसा नहीं मिला, आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश मिल गई है, रिकॉर्ड कर लो, भले ही आपने काम ना किया हो, आपको एडवांस में मिल गया तब भी आप रिकॉर्ड कर लो उसको, ठीक है। ऐसे लाइकवाइज एक्सपेंडिचर के लिए कि अगर आपने खर्चा करा है तभी आप रिकॉर्ड करो। आप बेनिफिट तो ले चुके किसी चीज का, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया तो आप उसको रिकॉर्ड मत करिए। आप तभी रिकॉर्ड करिए जब आपने पेमेंट कर दिया, चाहे बेनिफिट ना भी उठाए हो, अभी एडवांस में कर दो तब भी लिख दो उसको। तो ये कैश बेसिस है। तो कैश बेसिस में ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन सेटलमेंट इन कैश हैज टेकन प्लेस। जब कैश सेटलमेंट हो जाता है तभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश सेटलमेंट हैज टेकन प्लेस। यानी कि ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड होते हैं जब कैश में सेटलमेंट हो जाता है। यानी कि आपने पेमेंट कर दिया तो वो आपका एक्सपेंडिचर है, आपको पेमेंट मिल गया तो वो आपकी इनकम है, आप उन्हें रिकॉर्ड कर लीजिए। अर्न हुई, ड्यू हुई, नहीं हुई, इसका कोई आपको मतलब नहीं है, ठीक है। पीरियड टू विच दे रिलेट हैज नो रिलेवेंस। किस पीरियड से रिलेटेड वो इनकम है, किस पीरियड से रिलेटेड वो एक्सपेंसेस है, इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। 2021 में आपको 2019 का अगर पैसा मिल रहा है, आप इसी साल की इनकम मान लें उसको। आपने इस साल कोई पेमेंट 2022 के लिए कर दिया तो आप उसे इसी साल का खर्चा मान लें, क्योंकि सेटलमेंट इन कैश इस साल हुआ है। तो ये इसमें होता है, पीरियड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो देखिए इसमें एक एक करके हमने, देखिए पूरा हम अगर कोई सिस्टम या कोई प्रिंसिपल या कोई बेस एक पैराग्राफ में अगर पढ़ दें तो उसको पढ़ करके समझने में दिक्कत आती है बच्चों को। तो हमने क्या किया, उसको ब्रेक कर लिया छोटे छोटे पार्ट्स में। तो जैसे हमने एक पार्ट अलग बना कर, पहले हमने देख लिया बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, उसके बाद हमने लिखा रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से रेवेन्यू कब रिकग्नाइज होता है, रेवेन्यू कब मान लिया जाता है कि यस रेवेन्यू हैज बीन अर्न्ड। तो देखिए रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड टू हैव अर्न्ड व्हेन कैश फॉर इट इज रिसीव्ड। जब आपको कैश मिल जाती है तब रेवेन्यू रिकग्नाइज होता है। हमने काम कर दिया लेकिन हमें कैश नहीं मिली, रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं हुआ। हमें कैश मिल गई, रेवेन्यू रिकग्नाइज हुआ। भले ही हमने काम किया चाहे नहीं किया, लेकिन रेवेन्यू मिल गया तो इस साल का इनकम है, इस साल की रेवेन्यू मानी जाएगी। कैश बेसिस में ऐसा होता है। रिकग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कब रिकग्नाइज करेंगे, आप कब मान लेंगे कि आपका खर्चा हो चुका है। तो देखिए एक्सपेंसेस इज रिकग्नाइज्ड व्हेन दे आर पेड। उन एक्सपेंसेस को जिनको आपने पे कर दिया उन्हीं को आप अपने एक्सपेंसेस मानेंगे, जिनको कैश में दे चुके हैं। आपने बेनिफिट लिया चाहे नहीं लिया इसका मतलब नहीं है। अब देखिए कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसका आप बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, तो हालांकि वो आपने बेनिफिट तो ले लिया उसका। जैसे किसी बंदे ने आपके पास सर्विस करता है, 2 महीने 3 महीने से काम कर रहा है, आपने पेमेंट नहीं किया उसका, तो वो तो बेनिफिट आप उसकी सर्विस का ले चुके हैं, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया तो एक्सपेंसेस नहीं हुआ। तो यानी कि बेनिफिट लिया नहीं लिया इट इज इमैटेरियल,
कैश दी या नहीं दी ये मटेरियल है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेंसेस कब होगा? एक्सपेंसेस आर सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन दे आर पेड इन कैश। जब आप कैश पे कर देंगे तभी एक्सपेंसेस को माना जाएगा कि आपने एक्सपेंसेस पे कर दिया, उसका एक्सपेंसेस आपका हो गया, उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेलेवेंस ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल की तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंस खास नहीं है। मैचिंग प्रिंसिपल हैज नो और वेरी लिटिल रिलेवेंस सिंस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश सेटलमेंट एंड पीरियड इन विच दे टू विच दे रिलेट इज नॉट टेकन केयर ऑफ। देखिए मैचिंग प्रिंसिपल की तो इसमें कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि किस पीरियड का एक्सपेंस है, किस पीरियड की इनकम, इस बात को तो आप देख ही नहीं रहे। जैसे आपने देख लीजिए सेल करी ₹10,000 की, 10,000 की आपने सेल करी, ठीक है, ये आपको रेवेन्यू मिल गया, तो आपका रेवेन्यू हो गया 10,000 रुपीज। लेकिन इसको बेचने में आपके जो खर्चे हुए ना 3,000 रुपए के, वो खर्चे आपने पेमेंट नहीं किए अभी, तो आप अपना पूरा 10,000 रेवेन्यू मान लेंगे, जबकि एक्चुअली तो 7,000 के बारे में आपको। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल में, इस मैचिंग प्रिंसिपल को इसमें फॉलो नहीं किया जाता कि आप रेवेन्यू को मैच कर दें उनके कंसर्न एक्सपेंसेस से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता इसमें। अगर आपने पेमेंट करा तो आप जरूर उसको रिकॉर्ड कर लें, नहीं करा तो नहीं करें। तो रिलेवेंस ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल हैज नो और वेरी लिटिल रिलेवेंस, बहुत कम है या है ही नहीं रिलेवेंस, क्योंकि इसमें पीरियड, किस पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंसेस, बात को ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल की कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। यूज बाय, कौन यूज करता है? दिस सिस्टम इज यूज मेनली बाय प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस एटसेट्रा। कौन यूज करते हैं इनको? प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनका तो सारा काम ही कैश में होता है, वो क्रेडिट में वर्क करते नहीं है, कैश में करते हैं, तो प्रोफेशनल्स इस सिस्टम को यूज करते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स और सीएस। एडवांटेजेस क्या है? ऑलमोस्ट नो और वेरी लिटिल एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें पहली बात तो यह है कि आपको या तो कोई एस्टिमेट करना ही नहीं होता, क्योंकि कैश मिली तो रिकॉर्ड करो, पेमेंट करी तो रिकॉर्ड करिए, मिली तो रेवेन्यू, पेमेंट किया तो एक्सपेंस, तो इसलिए कोई एस्टिमेट को अनुमान लगाना, कोई जजमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती इसमें। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड। जब आपने क्रेडिट को रिकॉर्ड ही नहीं करना है, केवल ट्रांजेक्शन कैश में रिकॉर्ड करना है, तो कोई एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। वेरी मच सुटेबल फॉर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि वो कैश में ही सारा ट्रांजेक्शन करते हैं। देखिए डिसएडवांटेजेस भी थोड़ा देख लेते हैं इसके। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि मैचिंग प्रिंसिपल इज वायोलेटेड। मैचिंग प्रिंसिपल वायोलेट होता है। देखिए क्या होता है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या है कि आपने कोई रेवेन्यू अर्न किया है ना, तो उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड जितने भी एक्सपेंसेस आप उनको उसके साथ मैच कर दीजिए। जैसे आपने 10,000 रुपीज़ की सेल की, तो उस सेल को करने में आपको 3,000 का खर्चा हो गया है, तो आपने चाहे वो खर्चा अभी पेमेंट किया या नहीं किया, आप 10 - 3 7,000 ही अपना रेवेन्यू माने, ये मैचिंग प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ क्या है कि आपको इनकम तो हो गई 10,000 की, लेकिन जो आपने खर्चा किया 3,000 का, वो आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आप अपना रेवेन्यू 10 ही मान लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका मैचिंग प्रिंसिपल वायलेट होता है। ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ बिजनेस इज नॉट रिलेटेड। दूसरा, बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर भी नहीं आएगी। अब देखिए जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल बताया, उसमें आपको रेवेन्यू आपने कितना मान लिया, आपने 10,000 की सेल की, 10,000 मिल गया, रेवेन्यू हो गया। लेकिन जो आपने 3,000 का खर्चा किया, उसमें 3,000 का एक्सपेंडिचर किया है, वो आपने क्योंकि पेमेंट नहीं किया है, तो वो आपने रिकॉर्ड नहीं करा अभी, तो आपका रेवेन्यू 10 आ रहा है, जबकि एक्चुअली इट इज 7,000। तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ बिजनेस नॉट रिवील। बिजनेस की सही ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपके सामने नहीं आ पाती। लास्ट है नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। कंपनीज एक्ट कहता है कि यह बिल्कुल एक गलत सिस्टम है, जिसमें ट्रांजेक्शन को ड्यू होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, वो उसमें ड्यू होने पर नहीं करते हैं। कैश मिली तो रिकॉर्ड करो, कैश पेमेंट किया तो रिकॉर्ड करो एक्सपेंसेस को। तो कंपनीज एक्ट इसको डिनाई करता है, इसको रिकॉर्ड नहीं करता है। देखिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का सबसे ज्यादा जेन्युइन और सबसे ज्यादा करेक्ट मेथड है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। सभी बिजनेस हाउसेस इसी बेसिस को यूज करते हैं। कैश बेसिस तो केवल प्रोफेशनल से यूज कर सकते हैं, बाकी कंपनीज यूज नहीं करते इसको, बाकी बिजनेस यूज नहीं करते। और कंपनीज एक्ट इसको ही रिकॉग्नाइज करता है, उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। तो देखिए होता है क्या एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर ड्यू एंड नॉट व्हेन कैश सेटलमेंट हैज टेकन प्लेस। यानी कि ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो ड्यू हो जाता है, ना कि तब जब कैश सेटलमेंट होता है। यानी कि अगर आप कोई चीज को बेचते हैं ना, तो आपने जब वो चीज बेच दी, गुड्स को डिलीवर कर दिया या सर्विसेज को दे दिया, जो सर्विस आप देते हैं रेंडर कर दिया है, तो तब आप रिकॉर्ड कर लें। आप इस बात का इंतजार ना करें
कि आपको कैश मिलेगा तब रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश सेटलमेंट की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन के ड्यू होने पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। देखिए, इन दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर ड्यू एंड नॉट व्हेन कैश सेटलमेंट हैज टेकन प्लेस। जब ट्रांजैक्शन ड्यू होता है तब रिकॉर्ड होता है, कैश सेटलमेंट का ध्यान नहीं रखते इसमें। पीरियड टू विच दे रिलेट इज इंपॉर्टेंट, उसमें पीरियड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, इसमें पीरियड की इंपॉर्टेंस है। जिस पीरियड का आप अकाउंट बना रहे हैं उस पीरियड से रिलेटेड इनकम और उस पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड किया जाता है, उसके आगे पीछे वाले इनकम और एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूड कर देता है, चाहे वो मिल गए उसी पीरियड में। इनकम अगर किसी अगले पीरियड की या पिछले पीरियड की आपको इस बार मिली भी है तो वो नहीं ली जाती। एक्सपेंसेस आपने पिछले पीरियड का या अगले पीरियड का पेमेंट भी कर दिया तो उसको नहीं लिया जाता, इसी पीरियड का लेते हैं। और इस पीरियड का अगर नहीं भी लिया तब भी उसको नहीं भी पेमेंट कराए या इस पीरियड की इनकम नहीं भी मिली है तब भी आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इसमें पीरियड को ध्यान रखा जाता है। अब आती है बात इसमें रेवेन्यू रिकग्निशन, यानी कि रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को कब रिकग्नाइज करते हैं, कब मानते हैं कि रेवेन्यू हमको मिल गया? तो रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। जो गुड्स आप सेल करते हैं, जो गुड्स आप बेचते हैं, जब वो गुड्स आप डिलीवर कर देते हैं या जो सर्विस आप देते हैं, जब वो सर्विसेज आप रेंडर कर देते हैं। जैसे सर्विस मान लीजिए आप ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो आपने अपना पार्ट प्ले कर दिया, आपने अपने गाड़ियों से किसी का माल को पहुंचा दिया किसी दूसरे प्लेस पर, उसने पैसा आपको नहीं दिया लेकिन आप तो अपना पार्ट प्ले कर चुके, तो आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया, आपका रेवेन्यू अर्न हो गया, आप उसको रिकग्नाइज करिए, रिकॉर्ड करिए। तो रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड वेदर कैश हैज बीन पेड और नॉट। कैश चाहे मिली चाहे नहीं मिली, हमने गुड्स डिलीवर कर दी और सर्विसेज अगर देते हैं तो वो रेंडर कर दिए तो हमारी रेवेन्यू रिकग्नाइज हो गया। नेक्स्ट आता है रिकग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कब रिकग्नाइज होते हैं? एक्सपेंसेस आर रिकग्नाइज्ड व्हेन दे हेल्प इन अर्निंग रेवेन्यू, जब वो रेवेन्यू को अर्न करने में हेल्प करते हैं। एक्सपेंसेस आर रिकग्नाइज्ड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन दे हेल्प इन अर्निंग रेवेन्यू। कैश सेटलमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे पीछे जो बताया था आपको कि 10,000 की आपने सेल की, जो पिछले वाले बेस में था, आपको 10,000 रुपीज मिल गए, 3,000 उसके ऊपर आपने एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंस किया, वो आपने लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो वहां तो आपने रेवेन्यू 10 ही माना क्योंकि आपने 3 पेमेंट ही नहीं किया। अभी इसमें आपने 3 पेमेंट किया चाहे नहीं किया, लेकिन वो 10,000 अर्न करने के लिए आपको उसने हेल्प कर दी है। जब आप पेमेंट करेंगे आपका भी जो एक्सपेंसेस है 3,000 आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस कब रिकॉग्नाइज होते हैं? व्हेन दे हेल्प इन अर्निंग रेवेन्यू, जब उन्होंने रेवेन्यू अर्न करने में हमको हेल्प कर दी हो, चाहे हमने कैश दिया चाहे ना दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद है रेलेवेंस ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल की तो बहुत रेलेवेंस है इसमें। देखिए, मैचिंग प्रिंसिपल इज गिवन हाई इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें क्लियर कहा जाता है कि जो रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हैं उससे कनेक्टेड एक्सपेंडिचर को आप साथ साथ मैच कर दें। आपने कोई चीज बेची 1 लाख रुपए की, उस पर आपको 70,000 का खर्चा हुआ है, तो आप तुरंत 70,000 लेस कर दें, 1 लाख माइनस 70, तो 30,000 ही अपना रेवेन्यू अपना माने और उसको मैच कर ले साथ साथ रेवेन्यू के साथ एक्सपेंडिचर को। तो इसमें मैचिंग प्रिंसिपल की बहुत इंपॉर्टेंस है, रेवेन्यू के साथ एक्सपेंसेस को मैच करना जरूरी है। यूज्ड बाय ऑल बिजनेस हाउसेज, इसको तो सभी बिजनेस हाउसेज करते हैं, केवल प्रोफेशनल्स ही कैश वाले को यूज करते हैं, कैश बेसिस को, बाकी सभी इसको ही यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? सिंस ऑल ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द ईयर आर कंसिडर्ड, इट प्रेजेंट्स करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन जो इस करंट ईयर में हो रहे हैं, वेदर दे हैव टेकन प्लेस इन कैश और नॉट, ये ध्यान नहीं रखना आपने कैश में हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इस पीरियड से रिलेटेड है तो आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पता चल जाती है। इट इज मोस्ट साइंटिफिक एंड एक्यूरेट मेथड एंड इज यूज्ड बाय ऑल बिजनेस हाउसेज। सबसे ज्यादा एक्यूरेट, सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड ही एक्रूअल मेथड होता है, ये सारे बिजनेस हाउसेज इसको यूज भी करते हैं। ये इसका एक और एडवांटेज है। एक इसका एडवांटेज है कि इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, इन सब चीजों को भी कंसिडर करते हैं। तो इनको कंसिडर करने से क्या होता है कि हमारे वो बिजनेस का सही प्रॉफिट, एक्यूरेट, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, सही प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन मालूम पड़ जाती है। देखिए, जैसे हमने मान लीजिए कि इस साल सैलरी दी 10,000 रुपीज, लेकिन फिर हमने देखा कि एक पर्सन है जिसको हमने अभी 2,000 रुपये सैलरी देनी है, दी नहीं है, तो आपने दी तो नहीं है लेकिन आप एक्चुअली तो उसका बेनिफिट ले चुके ना, वो तो आपके लिए काम कर चुका है, तो आपको 12,000 रुपीज रिकॉर्ड करना चाहिए, 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000।
इसी तरह से रेंट आपने जो देते हैं बिल्डिंग का 10,000 पे कर दिया है, लेकिन उसमें आपको पता लगा कि 1,000 आपने नेक्स्ट पीरियड का दे दिया है, तो वो इस पीरियड का नहीं है, तो आप उसको लेस कर दीजिए, तो करेक्ट रेंट जो आपका 9,000 आएगा। ऐसे एक्रूड इनकम है कि कोई कमीशन आपको मिलना है लेकिन मिला नहीं है, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे एक्रूड कमीशन करके। अनअर्न क्या होता है कि आपको मिल गया है लेकिन आपने अभी अर्न नहीं किया, वो नेक्स्ट पीरियड का काम है आपके, तो उसको आप लेस कर देंगे। तो इन सब चीजों को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, एक्रूड इनकम को, अनअर्न इनकम को, ये सब चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप केवल उसी पीरियड के ट्रांजेक्शंस को ले रहे हैं जिस पीरियड के लिए आप अकाउंट बना रहे हैं। तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस रिवील होती है आपके सामने। तो देखिए कुछ थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू कैश बेसिस। देखिए इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कई तरह का आपको इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है इन कंपैरिजन टू कैश बेसिस। कैश बेसिस तो सिंपल है, कैश आई रिकॉर्ड कर लिया रेवेन्यू, कैश पे गई तो पेमेंट के वो मान लिया अपना एक्सपेंडिचर। लेकिन इसमें ऐसा है, इसमें बहुत सारे आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ता है। रिक्वायर्स कंप्लीट एंड एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग टू बी ऑपरेटिव। फिर दूसरा, इसको ऑपरेट करना चाहते हैं, इसको अगर आप लगाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो फिर अकाउंट की कंप्लीट और एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पूरे अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशंस, मेथड्स, टेक्निक्स, जो जो अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें वो सारी आपको अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए, तभी ये ऑपरेटिव पाएगा, अदरवाइज इसको ऑपरेट करना ईजी नहीं है। इमीडिएट असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट पॉसिबल। अगर आप अभी मालूम कर रहे हैं कि मेरे को कितना प्रॉफिट है, तो इमीडिएटली आप एसेस नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एकदम से आप देख करके और तुरंत कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। ये इतना आसान नहीं होता इसको रिकॉर्ड स्टडी कर पाना। उसमें तो आपको चल जाता है भाई इतनी कैश रिसिप्ट है, इतना पेमेंट हुआ, तो ये हमारा इनकम हो गई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसको एक बार अच्छी तरह जो लिखा हुआ है रिटर्न वर्क है, इसको आप एक बार देख लें। जब भी मैं हटता हूँ इसके आगे से आपके स्क्रीन के, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको रिकॉर्ड कर लें, नोट्स बना लें इसके, और आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।